नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 6वीं क्लास है। इसके पहले मैं 5 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। साथ ही साथ डेली बूस्टर क्लासेस की भी मैंने 2 क्लास अथर्व एकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, जिन्हें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उन्हें भी जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है, कर्तव्य पथ की लंबाई लगभग कितनी है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है और इसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को कहां से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है कोचीन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, विशाखापट्टनम शिपयार्ड या कोलकाता शिपयार्ड। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन शिपयार्ड से भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 के दशक में मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, 20.30%। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर थी। अगला प्रश्न है, अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? तो आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का प्राचीन नाम अवंतिका था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। शिवपुरी मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी के रूप में जानी जाती है। धार दोस्तों राजा भोज की नगरी के रूप में जाना जाता है, एवं मांडू को दोस्तों महलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म की, ऑप्शन है औसत आय सीमांत आय से अधिक होती है, सीमांत आय और औसत आय बराबर नहीं होती, औसत आय सदा सीमांत आय के बराबर होती है, या सीमांत आय औसत आय से अधिक होती है। इसका सही जवाब होगा औसत आय सदा सीमांत आय के बराबर होती है, याद रखिएगा, किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में। अगला प्रश्न है, मोदी जी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 8 चीतों को अफ्रीका के नामीबिया से लाया गया था? तो आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था, याद रखिएगा। और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से की गई थी? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से ही भारत में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी रिवर फ्रंट के पश्चिम में किस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा, साबरमती नदी जो कि अहमदाबाद शहर से होकर गुजरती है, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल ब्रिज का शुभारंभ या उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद में पतंग की थीम पर बनाया गया अटल ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व की कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो याद रखिएगा, पानीपत की लड़ाई से अधिकतर आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान एवं मराठा सेना के बीच लड़ी गई थी, याद रखिएगा, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था और मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव पेशवा कर रहे थे। साथ ही अगर आपसे डेट पूछी जाए तो याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी वर्ष 1771 में लड़ी गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के स्वदेशी विमान का अधिक शक्तिशाली संस्करण जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है तेजस मार्क 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, जो कि भारत का एक स्वदेशी विमान है और यह अधिक शक्तिशाली संस्करण है तेजस मार्क 1 का। अगला प्रश्न है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज कितने मठों के शंकराचार्य थे? तो याद रखिएगा, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज 2 मठों के शंकराचार्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए किन मठ के शंकराचार्य थे, तो याद रखिएगा, ज्योतिपीठ एवं द्वारका मठ के शंकराचार्य थे। और हाल ही में 11 सितंबर वर्ष 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है,
किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरेज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष के दौरान किसी खेत में एक से अधिक फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं बहुशस्य उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स के प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते हुए बैंक में उत्तर दिनांक चेक किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने कहा था क्रिप्स के प्रस्ताव किसी ध्वस्त होते हुए बैंक में उत्तर दिनांक चेक के समान है। अगला प्रश्न है, किस नीति के माध्यम से झांसी रियासत को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था? तो याद रखिएगा, राज्य अपहरण नीति के माध्यम से झांसी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसमें अंतर होता है विदेशों से शुद्ध विदेशी आय का अंतर होता है सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। सकल घरेलू उत्पाद को दोस्तों जीडीपी कहा जाता है, याद रखिएगा, उस सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जीएनपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? ऑप्शन में दोस्तों अहमदाबाद और साबरमती आश्रम दोनों दिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम। अगर साबरमती आश्रम ऑप्शन में नहीं होता तो याद रखिएगा फिर इसका सही जवाब होता है अहमदाबाद, क्योंकि साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद में ही स्थित है। साथ में याद रखिएगा, अगर आपसे डेट पूछी जाए तो याद रखिएगा 12 मार्च वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? इसका सही जवाब होगा केंद्र एवं राज्यों के बीच का संबंध सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार होता है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड है एक, पूछा गया है नाबार्ड क्या है? तो दोस्तों नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो आप सभी जानते हैं कॉल्डेरा झील बनती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और यह दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमि बनी है, पूछा गया है भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्र भूमि किसकी बनी है? तो याद रखिएगा आग्नेयी एवं कायांतरित शैलों की बनी हुई है भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमि। अगला प्रश्न है, जिस कुएं में से जल द्रव्य चलित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे उत्स्तृत कूप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने शुरू किया था? तो दोस्तों इसे भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात भारत में न्यूनतम है? तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य में बाल लिंग अनुपात न्यूनतम है। और यदि पूछा जाए कितना है तो याद रखिएगा 879 879 है। और अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो याद रखिएगा केरल का है। अगला प्रश्न है, हास्य गैस है दोस्तों, हास्य गैस या लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पॉलिएस्टर से बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा सैटेनिज वर्सेज पुस्तक सलमान रश्दी की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और यह प्रश्न भी दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा, पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न है, यदि 34 स्टार 12 बराबर 23 है, 28 स्टार 76 बराबर 52 है, 97 स्टार 39 बराबर 68 है, तो 37 स्टार 73 बराबर क्या होगा। इन्होंने पूछा है इस स्टार के जगह पे कौन सा साइन आएगा, याद रखिएगा, या यह इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाएगी। तो सबसे पहले पहली वाली को ही अपन सॉल्व करके देखते हैं। 34 और 12 होता है 46, 46, और अगर इसे अपन 2 से भाग देते हैं तो आता है 23। इसका सही जवाब होगा, पहले इन्होंने इसे प्लस किया है, उसके बाद इसे 2 से डिवाइड किया है। इसी तरह इसे देख लेते हैं, 28 और 76 होता है 104, और 104 का आधा होता है 52, 52। इसी तरह इस इक्वेशन को भी देखते हैं, अगर 97 को 39 से प्लस करते हैं तो आता है 136, और 136 का आधा होता है 68। इसी प्रकार अगर इसे सॉल्व करें हैं जो पूछा गया है, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है, उसके बाद इसे 2 से डिवाइड अगर किया जाए तो आंसर आएगा 55। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इस तरह के प्रश्न में दोस्तों अगर पहला वाला समीकरण ही आप सॉल्व कर लेते हैं और बाकी किसी एक से भी क्रॉस चेक करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में यह पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती है। अगला प्रश्न है, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय के घंटे दर्शाते 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल दें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा। इन्होंने पूछा है जहां घड़ी के डायल में 1 से लेके जो 12 तक के समय दिया रहता है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बदलना है और सी से प्रारंभ करना है, यानी कि एक की जगह पर आएगा सी। तो इसे आप डायरेक्ट 1 2 3 लिख के कर सकते हैं। अब वर्णमाला के अक्षर में सी से प्रारंभ करना है। अब इन्होंने पूछा है 16 बजे कितने कौन सा अक्षर आएगा। तो 16 जैसा कि आपको पता है कि 12 और 4 16, यानी कि 4 बजे दोपहर में 16 बजते हैं। तो एन तक तो 12 होगा, इसके बाद 1 2 3 4, यानी कि आर आएगा 16 बजे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय घंटे दर्शाते 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल दें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा। यानी कि 1 बजे इन्होंने बोला था सी से प्रारंभ करना है, 1 से लेके 12 तक हो गए 12, फिर 1 2 3 4, 4 बजे यानी कि 16 बजे। तो यहां पर आएगा आर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा। इसका माध्य पूछा गया है। अगर इसमें दोस्तों डायरेक्ट अगर सीरीज दी गई होती या इनके बीच का डिफरेंस बराबर होता तो हमेशा इसका बीच का अंक होता है। जैसे 12 के बाद 14 के बाद अगर 16 18 20 इस तरह से होता, 2 2 का अंतर या 3 3 का अंतर या कोई भी कॉमन अंतर होता, तो हमेशा इसके बीच वाला अंक जो भी होता है, बीच वाली वैल्यू जो भी होती, वह उसका माध्य होगा। लेकिन इसमें इन्होंने सभी डिफरेंस दिए हैं, 12 14 20 19। तो इसका सीधा तरीका होता है इन सबको जोड़ के जितने भी दिए हैं 1 2 3 4 5 6 उससे डिवाइड कर दिया जाए। 12 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 22। अब इन सबको जोड़ के 6 से डिवाइड करना है। का टोटल आएगा 108 अपॉन 6। इसे 6 से डिवाइड कर देंगे तो 18 छक्के 108।
इसका सही जवाब आएगा 18। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, इस तरह की अगर सीरीज दी है जिसमें बीच का कॉमन अंतर नहीं है तो फिर उन्हें सभी को ऐड करके जितनी भी संख्या दी है उससे डिवाइड कर देंगे तो उसका माध्य आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष देती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना होगा। इस तरह के प्रश्नों में दोस्तों संख्या ज्ञात करने की जरूरत नहीं रहती, जो भी शेषफल दिया है उसी का भाग दे सकते हैं। तो 115 को अपन 35 से कहा गया है तो 35 से भाग दे देंगे। इसमें याद रखिएगा शेषफल मेन संख्या निकालने की जरूरत नहीं रहती है। 35 3 105, शेषफल 10 बचेगा। इस तरह के प्रश्न दोस्तों थोड़े से समझने में दिक्कत हो सकती है, बाकी काफी सरल रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा जो भी शेषफल बचा था और जो अगली संख्या से विभाजित करने को कहा गया था तो इसका भाग दे देंगे और जो शेषफल आएगा वह इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 6 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 4 4 अंडर रूट 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यह पूछा गया है। तो इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। इसे अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 3/2, 5 की पावर 1/4, यहां 1/3 आएगा। अब इनके सबके डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेंगे। तो अगर यहां पर 4 नहीं होता तो इंटू 3 करते तो सब में 6 आ जाता, लेकिन 4 दिया गया है तो फिर ऐसी संख्या कौन सी है, इन सबका एलसीएम अगर देखें तो 12 होगा। तो सबके नीचे डिनोमिनेटर में 12 करना पड़ेगा, तो यहां इंटू 2/2 करना पड़ेगा। 3 की पावर इंटू 2/2 करेंगे तो 2/12। इसमें 12 करने के लिए इंटू 6/6 का इंटू करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 6/12 आ जाएगा। फिर यहां भी सेम करना पड़ेगा, तो 4 की पावर 6/12 और यहां पे 3/3 का इंटू करना पड़ेगा, तो 5 की पावर 3/12। अब इन सब में पावर 1/12 को कॉमन लिए लेते हैं, एक सा कर लेते हैं, तो ये अंदर वाली पावर आ जाएगी 3 की पावर 2 ब्रैकेट के ऊपर 1/12, 2 की पावर 6 ब्रैकेट के ऊपर 1/12, 4 की पावर 6 ब्रैकेट के ऊपर 1/12, 5 की पावर 3 ब्रैकेट के ऊपर 1/12। अब सबकी पावर कॉमन हो गई है तो अब अंदर वाले बस सॉल्व कर लेते हैं तो इसका सही जवाब आ जाएगा। पावर सबकी बराबर है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, 2 की पावर 6 होता है 64, 4 की पावर 6 होता है 256 256, तो 5 की पावर 3 होता है 125। सबके ऊपर पावर सेम है तो पावर लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं 256 सबसे बड़ी वैल्यू है या सबसे बड़ी संख्या है जो कि सॉल्व करने पे आई थी 3 अंडर रूट 4 वाले के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न में अगर रूट में जब इक्वेशन दी रूट में अगर ये वैल्यूज दी हैं तो इन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनके रूट सॉल्व किए जाते हैं और रूट सॉल्व करने के बाद सबकी पावर बराबर करने के लिए यहाँ 2/2 का इंटू किया, यहाँ 6/6 6/6 और 3/3 का इंटू किया। अगर ऊपर नीचे एक सी वैल्यू का इंटू करना हो तो अपन कर सकते हैं, मतलब किसी में भी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सबकी पावर हो जाएगी बराबर। अब अंदर वाली वैल्यूज देखना है कि कौन सी ज्यादा है, तो इनको अंदर वाला सॉल्व किया तो 256 सबसे ज्यादा है और 256 अपन ने सॉल्व किया था 3 अंडर रूट 4 के लिए, तब आया था, तो यह इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है जो कि दिया नहीं गया है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले तो जो दिया नहीं गया है 11 तक, तो इसे मान लेते हैं एक्स है।
अब इसने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए थे, 12वीं इनिंग का सबसे पहले लिखते 90, और कम हुआ है 12वीं इनिंग से 5 रन। एक्स को इस तरफ भेज देंगे तो यह बचेगा 90 प्लस 60, एक्स की वैल्यू आ गई 150। एक्स की वैल्यू 150 आई। एक्स माना था अपन ने औसत 11वीं इनिंग का, तो 12वीं इनिंग में इससे 5 कम हुआ है, तो 12वीं इनिंग का आ जाएगा -5, 145 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एक बार फिर से देखिएगा, एक बल्लेबाज ने 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है जिसे अपन ने माना एक्स, उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिसके बाद उसका औसत 5 रन कम हो गया। 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत पूछा गया था, तो 11वीं इनिंग से कम हुआ था तो इससे माइनस करेंगे। 12 × 5 और बनाए थे उसने 90 रन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 150। एक्स था 11वीं इनिंग तक का औसत, और 12वीं में 5 कम हुआ है तो x -5 यानी कि 150 - 5 करेंगे तो 145 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजाओं की दूरी कितनी होगी। बड़ी भुजाओं की पूछी है, छोटी की दी गई है, और निकटवर्ती भुजाएं हैं 36 और 27, मतलब 3 वैल्यूज दी है, चौथी पूछी गई है। तो सबसे पहले तो आप बड़ी भुजाओं की दूरी मान लेते हैं अपन x, या h मान लेते हैं हाइट, इंटू आएगा 36, एक तरफ की बड़ी भुजा बराबर 27 × 12, मतलब 4 में से अगर 3 वैल्यू दी है और एक ही अपन को निकालना है तो उसे अपन h या x मान के कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। h बराबर आ जाएगा 27 × 12 अपॉन 36, 12 एकम 12 3 36, 3 एकम 3 9 या 27, तो h की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इस तरह के प्रश्न में थोड़ा सा बस एक यह समझने की कोशिश करिएगा कि पूछा क्या है और दिया क्या गया है। अगर गिवन में 3 वैल्यूज दी हैं और चौथी निकालना है तो चौथी को h या x मान के इसे काफी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक, या जिसे आप HCF कहते हैं या मासा कहते हैं, तथा लघुत्तम समापवर्तक या LCM जिसे आप लासा कहते हैं, क्रमशः दिए हैं 2 तथा 84, तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं संख्याएं हैं 2a एवं 2b, इसे मान लेते हैं संख्याएं, तो इनका LCM होगा 2ab। LCM की वैल्यू दी है 84, तो 2ab बराबर अपन लिख लेते हैं 84। इससे अपने को ab की वैल्यू मिल जाएगी। ab की वैल्यू हुई 42, 42। एक तो अपना बन गया समीकरण ये। अब इसके क्रमगन गुणनखंड होंगे 42 के 6 और 7, 6 सत्ते 82, सॉरी इंटू नहीं आएगा इसमें, 6 और 7, ये हो गई ए और बी की वैल्यू। अब देखते हैं अभीष्ट योगफल इनका, तो 2a + b, ए और बी की वैल्यू रख देंगे तो 2 6 + 7, योग पूछा गया है ना यहाँ, उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 13 × 2 26, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर है 1.5 रुपए, माने 1.5 रुपए। तदनुसार वह राशि कितनी होगी। तो 3 चीजें दी हैं अपने को, समय दिया है, प्रतिशत दिया है और अंतर दिया है, तो इसे डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हैं। सबसे पहले अंतर 1.5, पूरी राशि 100 मानी जाती है, तो 5% दिया है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो अपना वैल्यू आ जाएगी।
ये 1.5 है, और यहाँ स्क्वायर भी रहेगा ऊपर, ये कटेगा 20, 20 का स्क्वायर है 400, 400 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 400, तो ये आ जाएगा 600 रुपये। ग्रुप 2, 3 एवं 4 में लगभग सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी सरल रहते हैं, बस उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। इस तरह के प्रश्न आप 10 से 12 प्रश्न लगाएंगे तो अपने आप आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय में तय करेगा। यह भी काफी सिंपल प्रश्न है। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर तैर लेता 1 घंटे में, और धारा की स्पीड दी गई है, तो सबसे पहले तो शांत जल में अपन उसकी स्पीड निकाल लेते हैं। अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा तैरता है वो धारा की दिशा में, तो शांत जल में इसमें धारा की स्पीड माइनस कर देंगे, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे तैरता है वो शांत जल में। और अब वह धारा के विपरीत पूछा गया है, तो इसमें से एक बार फिर धारा की दिशा माइनस कर देंगे, 10 - 5 आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई इसकी चाल। अब दूरी, उतनी ही दूरी पूछा गया है, तो दूरी दी थी 15 किलोमीटर, तो दूरी बटे चाल 15/5 करेंगे तो यह 3 से कट जाएगा। 3 घंटे इसका सही जवाब है। इस तरह के प्रश्न में अगर देखो दोस्तों, धारा की दिशा में दिया गया है तो व्यक्ति की स्पीड प्लस धारा की स्पीड प्लस होती है, और अगर धारा के विपरीत दिया गया है, व्यक्ति है या नाव है या बोट है, कुछ भी है, अगर विपरीत दिया है तो उसकी स्पीड से धारा की स्पीड माइनस कर दी जाएगी। तो पहले वो धारा की दिशा में तैर रहा था तो उसमें से उसकी स्पीड माइनस करी धारा की, तो शांत जल की आ गई। फिर उसे अपोजिट तैरना था तो एक बार फिर माइनस किया, तो धारा की विपरीत दिशा में आ गए। और फिर समय निकालना था तो उसकी स्पीड अपॉन डिस्टेंस, तो टाइम आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। एमपीजीके का प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर, सांची स्तूप, गुजरी महल, ताजुल मस्जिद। तो दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में, उसके बाद सांची स्तूप है रायसेन में, गुजरी महल ग्वालियर, तो ताजुल मस्जिद भोपाल। तो 4 2 3 1, अब इसमें कूट दिया है तो 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, सांची स्तूप रायसेन, गुजरी महल ग्वालियर और ताजुल मस्जिद भोपाल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल, ताप्ती, बेतवा या महानदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। चंबल नदी एवं बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक हैं, और ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। और पूछा गया है बंगाल की खाड़ी में, तो ऑप्शन नंबर डी, महानदी इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों यह प्रश्न पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था 2023 के। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में इजिप्तिमा नामक वार्षिक धार्मिक समागम कहां आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इजिप्तिमा का आयोजन भोपाल में किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इजिप्तिमा एक मेले टाइप का रहता है जो भोपाल में लगता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है और अपने मंदिरों के लिए विश्व प्रख्यात है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। खजुराहो के मंदिर विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल हैं एवं अपने पर्यटन स्थल और मंदिरों के लिए विश्व प्रख्यात भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सीमा कुल 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश अपनी सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साझा करता है और सबसे कम गुजरात।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए हैं। इन गांव घरों का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है? ऑप्शन है जनजातीय शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा, नारी शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा। तो दोस्तों गांव घर का संबंध है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब होता है जो व्यक्ति ओवर एज हो गए हैं या शिक्षा ग्रहण करने की एज से बाहर हो गए हैं, तो उनके लिए अलग से गांव घर योजना शुरू की गई थी उज्जैन एवं रतलाम में, ताकि वह थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण करके साक्षर हो सके। तो डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, प्रौढ़ शिक्षा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस नगर के समीप ऑप्टिकल फाइबर योजना स्थापित की गई है? तो दोस्तों भोपाल के समीप मंडी द्वीप में ऑप्टिकल फाइबर की योजना स्थापित की गई है। और याद रखिएगा यह जापान की मदद से की गई थी। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है किसकी मदद से की गई थी, तो दोस्तों भोपाल का औद्योगिक क्षेत्र मंडी द्वीप, यहां जापान की मदद से ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश खनिज विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यह प्रश्न भी दोस्तों पहले कई बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी, 1956 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का कार्य भोपाल में कब किया गया? तो दोस्तों 4 नवंबर 2004 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पांडव गुफा कहां स्थित है? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में पांडव गुफा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मशहूर गायिका लता मंगेशकर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों याद रखिएगा मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और अगर इनका निधन पूछा जाए तो याद रखिएगा बॉम्बे या मुंबई में इनका निधन हुआ था। तो दोस्तों ये थी हमारी एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 6वीं क्लास। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने बूस्टर क्लास के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अभी मैंने सिर्फ 2 क्लासेस चैनल पर अपलोड की हैं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उन्हें भी जरूर देखिएगा। उनमें मैंने दोस्तों पिछले लगभग 2 से 3 साल में मध्य प्रदेश व्यापम या PBSS ESB द्वारा जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, मैंने वह सभी इंक्लूड किए हैं वन लाइनर टाइप में, जिसमें कम से कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का मैं रिवीजन करा सकूं। और जो प्रश्न आप पे नहीं ज्ञात हैं तो कम से कम एक नजर आप एग्जाम से पहले उन प्रश्नों को देखकर जरूर जाइएगा। तो यह बूस्टर क्लास भी काफी महत्वपूर्ण है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।